आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं बात करने जा रही हूं डोमेस्टिक वायलेंस की। और आपको बता दूं, डोमेस्टिक वायलेंस के चलते कहीं महिलाएं या माताएं अगर बात की जाए तो सुसाइड अटैम्प्ट कर देती हैं और चुप रहती हैं। उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता है। और आज इसी सब चर्चा पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर एडवोकेट BS लाथिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। हाँ पूजा जी, आपका भी स्वागत है। आपने बड़ा एक अच्छा टॉपिक लाए हैं जी। हाँ जी सर, जिस तरह से अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं और कुछ माताएं बहनें प्रताड़ना सहती रहती हैं, लेकिन उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता नहीं होता, कहाँ जाना है, क्या करना है। कभी कभी तो वो चुप करके सहन कर लेती हैं और जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती हैं। देखें, यहाँ तक लेडीज़ के डोमेस्टिक वायलेंस का तल्लुक है। सेंटर में ये 2005 में एक्ट बना, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, और उसी के नकल मैं कह लूँ या क्या कहूँ इसको, सेम जो प्रोविज़न वहाँ है वही प्रोविज़न यहाँ 2010 में यहाँ JNK का अपना एक्ट बना जी। तो अब चूँकि यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं हम, 370 के वो प्रावधान जो सेंट्रल लॉ को जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबिलिटी में बाधा बनते थे, इम्पेडिमेंट थे, वो स्क्रैप कर दिए गए। अब 31 अक्टूबर के बाद जो भी सेंट्रल लॉज हैं, बाकायदा जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 2019 का, उसमें सारा दिया है। कोई 166 के करीब जो सेंट्रल एक्ट हैं वो यहाँ लगेंगे। स्टेट के कोई 100 कुछ मेरा ख्याल है 56 एक्ट वो रिपील कर दिए गए। और सेंटर के एक्ट जो लगे, होता क्या था, जैसे सेंटर में बना एक्ट 2005 में, तो उसमें एक सेक्शन होती थी जिस पर ये लिख देते थे कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जो वो एक्सेप्ट वाली बात है वो ख़त्म है। अब जो सेंट्रल एक्ट है उसको कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए यहाँ लागू करने के लिए, कोई असेंबली की कंकरेंस नहीं चाहिए। अब जो अपने आप जब 31 अक्टूबर आएगा, अपने आप ये एक्ट जो है ये लग जाएंगे। हाँ, और जितने भी तकरीबन प्रोविजंस हैं, देखें बदकिस्मती हमारी स्टेट की 2010 में एक्ट भी बन गया, लेकिन इस एक्ट के तहत कोशिश ये होती है कि मामला कोर्ट के बिना ही सॉल्व हो जाए। उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करने होते हैं गवर्नमेंट ने। हर जो पुलिस स्टेशन होता है उस एरिया में, कौन से एरिया में पड़ता है, उसमें प्रोटेक्शन अफसर होते हैं। तो जब भी किसी को डोमेस्टिक वायलेंस से अग्रीव्ड हो, लेडी कोई या बच्ची कोई, तो उसको प्रोटेक्शन अफसर को दरख्वास्त देनी पड़ती है। फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर उसकी इंक्वायरी करता है। ठीक, उस इंक्वायरी के बेसिस पर अगर जो दूसरी पार्टी है, जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, अगर उनका कसूर पाया जाता है तो फिर वो कोर्ट को दरख्वास्त कर सकता है। कौन? जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। आज दिन तक मेरा ख्याल है गांधीनगर के अलावा मुझे नहीं कोई इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि कई लोग अवेयर नहीं होंगे इस चीज़, अवेयर नहीं होंगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये। और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सीरियस जो एक्ट होता है ना, सीरियस एक एक्शन करना, वो नहीं हुआ। अदरवाइज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ही ये प्रावधान बनाया गया है प्रोटेक्शन अफसर का। प्रोटेक्शन अफसर का पूजा जी मतलब ये है कि एक जैसे मीडिएटर होता है ना, कि आप कोर्ट में जाना, कोर्ट में कोई पैसे खर्चने के बगैर तो कोई बात नहीं बनती ना। वकील करेंगे, कोई ना कोई जो होगा, कोई ऐसी मतलब वो नहीं है कि नहीं जी, हालांकि लीगल सर्विस अथॉरिटी भी है, लेकिन लोग अपनी चॉइस का वकील प्रेफर करते हैं। और जब भी वो वकील हायर करेंगे, वकील ड्राफ्ट करेगा, मुकदमा लड़ेगा, कोर्ट में जाएगा, पिटीशन फाइल करेगा, नेचुरली पैसे खर्च होंगे। तो उन्होंने इस बात को मतलब मिनिमाइज़ करने के लिए कि प्रोटेक्शन अफसर बनाए थे कि उस लेवल पर अगर बात हो सके, अगर उसकी रिपोर्ट हो और वो समझा दें तो बात वहाँ भी ख़त्म हो सकती है। अब आता है कि जब प्रोटेक्शन ऑफिसर के लेवल पर मसला नहीं सुलझता है तो फिर क्या है? फिर सेक्शन 12 है प्रोटेक्शन एक्ट की
जिसके तहत आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और उसमें बाकायदा ये लिखा है कि जो भी लड़की, जो भी बेटी अगर वायलेंस से इफ़ेक्टेड है तो उसको एग्रीव्ड पार्टी माना गया है। एग्रीव्ड पार्टी वहाँ जाके अपना एफिडेविट लगा के एक दरख्वास्त दे सकती है और उसमें इतने अच्छे प्रोविज़न हैं कि जैसे एक शेयर्ड अकोमोडेशन है। किसी लड़की की शादी हुई, वो अपने इन-लॉज़ के घर चली गई। इन-लॉज़ के घर एक 4-5-6 कमरे की कोठी है। तो आज की डेट में ये प्रोविज़न है कि वो अपने इन-लॉज़ के घर में रेजिडेंस के लिए दरख्वास्त दे सकती है और कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इसको उस घर में जो मिनिमम अकोमोडेशन उसको रिक्वायर्ड है वो उसको दी जाए। उसके बाद उसको कंपनसेशन दी जा सकती है। कंपनसेशन के अलावा कस्टडी है, अगर कोई बच्चा हो, बच्चे की कस्टडी की बात की जा सकती है, वो उसको दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है, मतलब सेक्शन 12 से लेके 23 सेक्शन तक ये सारे प्रावधान हैं जिसमें डिफरेंट कंपनसेशन है, रेजिडेंस का है। अगर कोई प्रॉपर्टी है, सपोज़ करें कल को हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को डिज़र्ट करके, उसको तंग करके घर से निकालना चाहता है और जो प्रॉपर्टी है उसको बेचना चाहता है, उसमें ये भी प्रोविज़न है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, उसके लिए भी कोर्ट उसको मना कर सकती है। और उसमें सिर्फ एक डिटेल एफिडेविट लगाना होता है, उसके बगैर दरख्वास्त मेंटेनेबल नहीं। तो हम देखते हैं कितने मुकदमे हमारी अदालतों में आ रहे हैं। इसके अलावा मतलब जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है। जजेस की तो अपनी है, जजेस जो जुडिशल इंस्टीट्यूशन का काम है, मैं दरख्वास्त दूंगा, सपोज़ दूसरी पार्टी भी आएगी, दोनों पार्टियों को सुनना, और फिर उसमें ये लिखा गया है कि इसका फ़ैसला जो है जल्द अज जल्द विदिन 60 डेज़ होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं रहा। मतलब आप एक बार अदालत में चले जाओ तो हाई कोर्ट तक आदमी बूढ़ा भी हो जाता है, फैसला नहीं होता केस का। आपका क्या मानना है कि क्या कारण रहता है जो इतनी देरी बढ़ती जाती है कोर्ट द्वारा? देखिए ना, एक तो जो एडजर्नमेंट्स होती हैं, खाम खा के लेम एक्सक्यूजेज, कभी हड़ताल हो गई, कभी कुछ हो गया, मतलब जो हम प्रैक्टिकल इसमें देख रहे हैं। अदरवाइज विदिन 60 डेज़ अपनी हाई कोर्ट की हमारी जजमेंट है कि इसको एक्सपीडाइट करके विदिन 6 डेज इसका वन वे और दी अदर करना चाहिए। देखें ना, एक कपल है, कपल का जो एक दूसरे के साथ रहना है ये म्यूचुअल ट्रस्ट है। अगर उनमें से एक भी पार्टी दूसरी को बिलीव नहीं करे या मिसट्रस्ट हो तो वो इकट्ठे रह नहीं सकते। उसी से ये सारी बात शुरू होती है। डोमेस्टिक जो वायलेंस है ये एक मेंटल टार्चर होता है, वो एक को हो या दूसरे को हो। तो इस बात का जैसे मैंने देखा, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट है, अब तो ये रिपील हो गया, अब तो सेंट्रल एक्ट आ गया इधर। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने 6 महीने रखे हैं कि प्रैक्टिकेबली अगर 6 महीने में हो तो करना चाहिए। लेकिन कहाँ 6 महीने में, यहाँ लोग अदालत में एक बार मुकदमा कर देते हैं डाइवोर्स का तो बूढ़े भी हो जाते हैं, हम चलते रहते हैं। आज एक बड़ी अच्छी बात है कि म्यूचुअल डाइवोर्स का कंसेप्ट आ गया है। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड मैं वॉच कर रहा हूँ वो लोग इस बात के अवेयर हैं कि भाई अगर हम लड़ते झगड़ते रहे, अदालत में चक्कर लगाते रहे, एक की गवाही दूसरे की गवाही, तो बेटर ये है कि अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इफ़ वी कांट लीड ए पीसफुल मैरिड लाइफ तो लेट्स कम ऑन द टेबल भाई, डिसाइड करो। और उसकी पिटीशन जो है वो सेक्शन 15 है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, सेंटर में शायद 13 है, तो वो दे के आप विदिन 6 मंथ उसकी लिमिट है तो आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो हैं, ये पूजा जी मेरा मानना है कि इनमें एक्सपीडिशियस डिसीजंस होने चाहिए, क्योंकि लाइफ अदालतों में मैट्रिमोनियल झगड़े करने में वेस्ट करने की बात नहीं है। अदालत में शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम लगे और ऑनरेबल जजेस ने ये इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि फैसला तो आखिर जज करते हैं, हम तो करते नहीं। वकील आदमी का
प्लीड करना है, फैसला जज साहब ने करना है। तो मैं जज साहब से आपके माध्यम से ये अपील करूँगा कि उनको जल्द अज जल्द ऐसे फैसले करने चाहिए। और ये बड़ी खुशी की बात है कि डे बाय डे सोसाइटी में इतनी चेंजेस आ रही हैं, विमेन अवेयरनेस है और उनको अपने राइट्स का आज आप देखते जाएं आस्ता आस्ता ये जो सुसाइड है, वो बेचारी इनोसेंट बच्चे होते हैं, उनको पूरी अवेयरनेस नहीं होती कि भाई हम अपना राइट एक्सरसाइज करें, इसके बजाय वो अपनी ज़िंदगी से खेल जाते हैं। तो वो भी अच्छी बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कन्वे करूँगा, एक तो ये पहली बात कि कपल को अच्छी अंडरस्टैंड, एक बार शादी हो गई तो छोटे मोटे डिफरेंस जो हैं उनको अपने घर में सॉर्ट आउट करना चाहिए। और हमारी डोगरी में कहावत है कि कड़े पेदे कड़ियाली टकरांदे एक दूए कने, मतलब ये पॉसिबल है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर कोई ऐसी गल बनिया, ऐसी बात बन भी जाती है तो उसको जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो, ये कोशिश होनी चाहिए हमारे जुडिशल इंस्टीट्यूशन की, या कहीं प्रोटेक्शन अफसर के पास जाते हैं वहाँ भी ऐसा होना चाहिए। और वकीलों पर भी ये जिम्मेवारी मैं समझता हूँ आयद होती है कि इस बात के लिए हमें कोऑपरेशन एक्सटेंड करनी चाहिए। मैं ये जानना चाहूँगी, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस करता है या करती है, उनके लिए क्या क्या सज़ा का प्रावधान बनाया गया है? डोमेस्टिक एक तो 498A है कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस या किसी को टार्चर करते हैं, हरासमेंट करते हैं, उसके लिए 498 है। और जितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं उनके साथ साथ 498 भी आती है। तो क्या क्या सज़ाएं उसमें आती है? उसमें सज़ा दी है उन्होंने 3 साल तक है या 4 साल तक है, इतनी सज़ा है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी अगर कोई ड्यूरिंग द ओकरेंसी करे तो उसको भी सज़ा दी जा सकती है, मतलब सज़ा डिफाइंड है। लेकिन अक्सर मैंने ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो उनको ये जब रियलाइजेशन होती है कि नहीं हम गलत हैं तो वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर उनका आपस में रहने का बने तो वो रहने की बात कर लेते हैं, अगर उनका ये बने कि हम रह नहीं सकते तो जुदा हो जाते हैं। तो ये जो है तकरीबन जो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हैं, डाइवोर्स के इश्यूज़ हैं, आजकल एक अच्छा ट्रेंड ये आ गया है कि मीडिएशन होती है। हमारे यहाँ मीडिएशन सेंटर्स हैं, उनको रेफ़र किया जाता है, वहाँ करके पहली कोशिश होती है मीडिएटर्स की, और बड़े ट्रेंड मीडिएटर्स हैं, हमारे वकील भी अपॉइंट हुए हैं कुछ, तो उनको पहली कोशिश होती है कि भाई इनका सॉर्ट आउट कैसे हो जाए। अगर ये रह सकते हैं तो रहें, अगर ये ब्रेकडाउन ही है टोटल तो फिर उनको समझाते हैं कि भाई ऐसे क्या फ़ायदा है यहाँ लड़ने का। तो वो इस तरह मतलब ये मीडिएशन करके बहुत से मुकदमे कामयाब हो गए आज। जी मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से घरेलू हिंसा का जो भी माताएं बहनें शिकार होती हैं, उनके लिए क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? उन्हें किस तरह से आप अवेयर करेंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए? नहीं, देखें ना, अगर कोई भी वीमेन ABCD कोई भी हो, किसी भी एज की हो, अगर उसको इस किस्म की मेंटल टार्चर हो तो पहले तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो एरिया में अपॉइंट किए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि यहाँ कम है, एक तो वो उनको अप्रोच कर सकती है। दूसरा, अगर वहाँ नहीं भी जा सके तो वो चूँकि एग्रीव्ड पार्टी है, वो कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे सकती हैं। तो ये लेडीज़ को समझना चाहिए। मेरी अपील इस तरीके से ना ली जाए कि घर घर लोग लड़ना शुरू कर दें। भाई कुछ थोड़ा बहुत पेशेंस रख के, घर पर भी बहुत से मसले इंडोर्स सॉल्व हो सकते हैं। उनके लिए ना प्रोटेक्शन अफसर की ज़रूरत है, ना कोर्ट में जाने की ज़रूरत है। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो, मैं जितने भी क्या वो न्यूली मैरिड हैं या पहले से मैरिड हैं, उनसे ये अपील करूँगा कि भाई अगर तो आपकी मैरिज इस स्टेज पर पहुँच चुकी है कि आपका रहना मुश्किल है, आपको ऐसे मजबूर किया जा रहा है कि आप वो स्टेप लें कि अपनी जान से खेल जाएं, फिर तो भाई इमीडिएटली आपको मजिस्ट्रेट के पास या प्रोटेक्शन अफसर के पास जाना चाहिए। यहाँ तक दूसरी कैटेगरी है कि अगर छोटी मोटी कोई होती भी है घर में, तो
कोई समझदारी ये है, मैं उनसे कपल से ये अपील करूँगा कि इसको शांति से बैठ के, घर में बैठ के इसको सुलझाना चाहिए। और ज़िंदगी एक बार आती है, बार बार नहीं। ज़िंदगी को अच्छा निभाने के लिए, अच्छी ज़िंदगी लीड करने के लिए आपस में रिश्ते अच्छे होने चाहिए, तभी अच्छी ज़िंदगी लीड हो सकती है। ये मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। जी, तो आज की जिस तरह से हमारा टॉपिक था डोमेस्टिक वायलेंस का, और इसी सब चर्चा पे हमारे साथ जुड़े थे सीनियर एडवोकेट BS सलाथिया जी। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने जानकारी भी हम सभी दर्शकों को दी, खासकर महिलाएं, माताएं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, उनके लिए पूरा प्रोसीजर बताया कि किस तरह से उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। तो अगली अपडेट में मैं नई अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।